नमस्ते। आज के इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं और आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और मैं आज का विशेषज्ञ हूँ। नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है कि कोई भी नया कौशल मतलब कोई भी नई स्किल तेजी से और बिना किसी तनाव के कैसे सीखी जाए। हाँ, और इसके लिए आज हमारे पास बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हमने थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, जेम्स क्लियर के बेहतरीन लेखों और कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क के नोट्स का सहारा लिया है। एकदम सही। और आज हमारा मिशन ये है कि हम इन स्रोतों से किस किस तकनीक को समझें, रोजमर्रा के कामों को कैसे बेहतर बनाया जाए, नतीजों के बजाय प्रक्रिया पर कैसे ध्यान दिया जाए और सबसे अहम बात, छोटे और केंद्रित अभ्यास सत्रों का शेड्यूल कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही रोचक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई नया काम सीखते समय शुरुआत में ही इतनी झल्लाहट होती है कि उसे वहीं छोड़ने का मन करता है? अरे बहुत बार। और इसका कारण बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है, जैसे अगर किसी की हाथ की हड्डी टूट जाए, हाँ, तो एक्सरे में एक साफ सफेद लाइन दिख जाती है। एकदम सही। डॉक्टर बस उस सफेद लाइन की तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही समस्या। सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। मतलब एक बाइनरी स्थिति होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम और मानव मस्तिष्क को ना ये स्पष्टता बहुत तसल्ली देने वाली लगती है। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल सीखने जाता है तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही धुंधले और कीचड़ वाले पानी में बिना रोशनी के रास्ता तलाश रहे हो। हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और इसी झल्लाहट को अक्सर क्षमता की कमी मान लिया जाता है। इंसान सोचने लगता है कि वो इस काम के लिए बना ही नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि समस्या क्षमता में नहीं, हमारे सीखने के तरीके में होती है। मतलब हम गलत चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन मनोवैज्ञानिक शोधों के मूल में जाएं तो एक बात बहुत साफ है। सीखने में तनाव का सबसे बड़ा कारण हमारा ध्यान हमेशा नतीजों पर होना है। आउटकम पर फोकस करना है ना? हाँ, जब ध्यान केवल इस बात पर होता है कि लक्ष्य कब हासिल होगा, तो मानसिक रूप से हम कभी भी वर्तमान में नहीं होते। शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग भविष्य में जी रहा होता है। जैसे अगर कोई आज गिटार सीखना शुरू करे और पहले दिन ही स्टेज पर परफॉर्म करने के सपने देखने लगे, फिर जब उंगलियों में दर्द होता है तो वो निराश हो जाता है। उस भविष्य की कल्पना के बीच का जो फासला है ना, वही सारी मानसिक ऊर्जा सोख लेता है। थॉमस टर्नर इसे समझाने के लिए एक क्षितिज या होराइजन का एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। वो क्षितिज वाला उदाहरण? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है ना? मान लीजिए एक नाविक अपनी नाव में बैठकर क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भौतिक विज्ञान का नियम है कि वो कभी वहां नहीं पहुंच सकता। हाँ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा क्षितिज भी आगे खिसकता जाएगा। बिल्कुल। अगर उस नाविक की खुशी केवल क्षितिज को छूने पर निर्भर है तो वो अपने पूरे सफर में हमेशा निराश ही रहेगा। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बेहतर होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। जो सफलता कल तक बड़ी लगती थी वो आज सामान्य लगने लगती है। एकदम सही। और इस चक्कर को तोड़ने का एक ही तरीका है जो हमें छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। छोटे बच्चों से? वो कैसे? जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो खुद को जज नहीं करता। वो ये हिसाब नहीं लगाता कि उसे खड़े होने में कितने महीने लग गए। हाँ, वो बस एक कदम रखता है, गिरता है और फिर दूसरा कदम रखता है। बिल्कुल। इसमें कोई झल्लाहट नहीं होती। उसका पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस प्रक्रिया के साथ जुड़ा होता है। जब प्रक्रिया ही लक्ष्य बन जाती है तो हर बार गिरकर उठना एक सफलता महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति मंजिल की तरफ देखेगा ही नहीं तो क्या वो रास्ता नहीं भटक जाएगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लक्ष्य का होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसकी भूमिका को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य एक नाव की पतवार या कंपास की तरह होना चाहिए। मतलब जो केवल दिशा दिखाए। हाँ, एक बार जब दिशा तय हो गई तो पूरी मानसिक ऊर्जा नाव चलाने की प्रक्रिया यानी चप्पू चलाने पर लगनी चाहिए। अगर नाविक हर 2 सेकंड में कंपास को घूरता रहेगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी। सारा खेल ध्यान को सही जगह केंद्रित करने का है। तो अगर इस सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारा जाए तो सवाल ये है कि रोजमर्रा के कामों में हम इस चप्पू चलाने की प्रक्रिया पर ध्यान कैसे लगाएं?
और यहीं पर किस तकनीक की भूमिका आती है? हाँ, कीप इट सिंपल स्वीटी वाला विचार। लेकिन इस संदर्भ में इसके 4 विशेष एस हैं। बिल्कुल। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। यानी सरल बनाना, छोटा करना, संक्षिप्त रखना और धीमा करना। एकदम सही। ये 4 कदम किसी भी नए कौशल को सीखने के लिए मास्टर चाबी हैं। पहला एस है सिंप्लीफाई, यानी सरल बनाना। किसी भी काम को उसके सबसे बुनियादी निर्देशों में तोड़ लेना। हाँ, जैसे अगर कोई पियानो सीख रहा है तो पहले दिन मोजार्ट का कोई पूरा गीत बजाने की कोशिश करने से दिमाग में कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। इसके बजाय केवल एक उंगली से बुनियादी स्केल्स बजाने पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा एस है स्मॉल, यानी लक्ष्य को छोटा करना। बिल्कुल। बड़े लक्ष्य बहुत डरावने लगते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई किताब लिखना चाहता है तो उसे 300 पन्ने लिखने की चिंता करने के बजाय सिर्फ आज के एक बेहतरीन पैराग्राफ पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही। ये लक्ष्य इतना छोटा होना चाहिए कि दिमाग को उसे टालने का बहाना ही ना मिले। और इसे हासिल करने के लिए तीसरा एस बहुत काम आता है, शॉर्ट, यानी समय को संक्षिप्त रखना। जैसे अभ्यास का समय कम रखना। हाँ, मनोविज्ञान में से ज़ीगार्निक प्रभाव से जोड़कर देखा जा सकता है। मान लीजिए गैरेज साफ करना है, उसे देखकर ही थकान होने लगती है। तो एक साथ पूरा गैरेज साफ करने के बजाय सिर्फ 45 मिनट के लिए एक कोना साफ करना तय किया जाए। बिल्कुल। समय सीमा दिमाग को फैसले लेने की थकान से बचाती है। और इसका आखिरी एस है स्लो, यानी धीमा करना। ये शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जानबूझकर काम को धीमी गति से करना। जैसे सुबह ब्रश करते समय 50 चीजें सोचने के बजाय बहुत धीरे धीरे और ध्यान से ब्रश करना। एकदम सही। इसके पीछे गहरी न्यूरोलॉजी है। जब हम कोई काम तेजी से करते हैं तो दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। काम को धीमा करने से हम दिमाग को वर्तमान के अनुभव पर ध्यान लगाने के लिए मजबूर करते हैं। खेलों में तो इसका असर बहुत साफ दिखता है। हमारे स्रोत में एक टेनिस खिलाड़ी का उदाहरण था ना। हाँ, वो स्प्लिट स्टेप वाला। बिल्कुल। जब वो खिलाड़ी कोर्ट पर एक साथ सारी कोचिंग याद करने की कोशिश करता था तो उसका खेल खराब हो जाता था। फिर उसने KISS तकनीक अपनाई और सिर्फ स्प्लिट स्टेप पर ध्यान दिया। हाँ, बस एक जगह रुककर अपने पैरों को सही स्थिति में लाना, बाकी सब भूल जाना। और केवल इस छोटी सी चीज से उसके पूरे खेल में सुधार आ गया। जेम्स क्लियर का वेटलिफ्टिंग का उदाहरण भी यही बताता है। भारी वजन उठाने की पूरी प्रक्रिया एक साथ सीखने से चोट लग सकती है, इसलिए इसे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। मतलब पहले 1 से 3 सेशन सिर्फ बारबेल को पकड़ने के तरीके यानी ग्रिप पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद के सेशन पैरों की स्थिति पर। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का यही नियम है। ये तो लेगो का एक बड़ा घर बनाने जैसा है। अगर शुरुआत में ही पूरी छत और दीवारों की चिंता करेंगे तो घर कभी नहीं बनेगा। बहुत खूब एनालॉजी है ये। है ना? अगर सारा ध्यान सिर्फ एक लेगो ईंट को उठाकर उसे सही जगह पर लगाने पर केंद्रित किया जाए तो एक दिन अचानक पूरा घर तैयार मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती भी है। जब कोई ऐसा काम किया जाता है जो दोहराव वाला है, मतलब रिपीटेटिव है, तो इंसान का दिमाग बहुत जल्दी ऊब जाता है। वो वर्तमान से भागने लगता है। और यहीं से माइंडफुलनेस और विचारों को ट्रैक करने की अहमियत शुरू होती है। क्योंकि अगर ध्यान कहीं और है तो हम फिर से उसी तनाव के चक्र में फंस जाएंगे। बिल्कुल। जब हम कोई आदत वाला काम करते हैं तो दिमाग बैकग्राउंड प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। वो कल की मीटिंग या भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचने लगता है। जैसे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में 20 प्रोग्राम चल रहे हो। हाँ, और ऐसे में रैम पूरी तरह खत्म हो जाएगी, सिस्टम हैंग होने लगेगा। तो हमारी मानसिक ऊर्जा भी इसी तरह खत्म होती है। इसे बचाने के लिए विचारों को भटकने से रोकना जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही सरल माइंडफुलनेस अभ्यास है। बिल्कुल, वो 10 मिनट वाला अभ्यास। हाँ, दिन में केवल 10 मिनट आराम से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या एक 3 शब्दों का मंत्र दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ। लेकिन जो कोई भी पहली बार ये करता है उसे पता है क्या होता है। 10 सेकंड बाद ही दिमाग याद दिलाएगा कि अरे गैस पे दूध रखा है। हाँ, दिमाग तुरंत वहां से भाग जाना चाहता है। और यही लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वे विफल हो गए, जबकि विज्ञान कहता है कि दिमाग का भटकना विफलता नहीं है। जब ये नोटिस किया जाता है कि दिमाग भटक गया है तो वो विचारों के प्रति जागरूकता का पहला कदम होता है। इसे एक छोटे चंचल पिल्ले के उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर उस पिल्ले को बैठने को कहा जाए तो वो 2 सेकंड बैठेगा और फिर भाग जाएगा। हाँ, और अगर उस पर गुस्सा करेंगे तो वो तनाव में आ जाएगा। बिल्कुल। हमें बस प्यार से उसका पट्टा पकड़कर उसे वापस लाना है।
हर बार जब हम उसे वापस लाते हैं वो दिमाग के लिए एक अभ्यास होता है, कोई हार नहीं। ये उदाहरण एकदम सटीक है। इसी से जुड़ी एक तकनीक है डॉक, डू ऑब्जर्व करेक्ट, यानी करें, देखें और सुधारें। मतलब जब गलती हो तो बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के उसे सुधारें। जैसे एक तीरंदाज अगर उसका तीर गलत लगता है तो वो गुस्सा नहीं करता। हाँ, वो बस देखता है कि हवा कैसी थी और अगली बार कमान को थोड़ा दाईं तरफ कर लेता है, बिना किसी अहंकार के। तो हमने समझ लिया कि प्रक्रिया पर ध्यान देना है, KISS तकनीक अपनानी है और माइंडफुलनेस के जरिए वर्तमान में रहना है। लेकिन एक लंबे और व्यस्त दिन में इस धीमी प्रक्रिया को कैसे लागू करें? यहाँ कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क और शेड्यूलिंग के सिद्धांत काम आते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग लगातार 8 घंटे गहरा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। 3 घंटे बिना मन लगाए काम करने से बेहतर है 30 से 45 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करना, और इसके लिए शेड्यूल जरूरी है। लेकिन क्या दिन के हर मिनट का शेड्यूल बनाना तनावपूर्ण नहीं हो जाएगा? लोगों को लगेगा कि आज़ादी छिन गई। ये डर आम है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शेड्यूलिंग हमें क्लोज लूप के जरिए आज़ाद करती है। जब सब कुछ कागज पर तय होता है तो दिमाग चिंता मुक्त होकर डीप वर्क कर पाता है। स्पष्टता ही असली आज़ादी है। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक तकनीक है रोजवेल्ट डैशेस। रोजवेल्ट डैश किसी काम के लिए कृत्रिम रूप से कम समय सीमा तय करने के बारे में है। हाँ, इसके पीछे पार्किंसंस लॉ काम करता है। काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना उसे दिया जाए। मतलब अगर 2 घंटे का काम 45 मिनट में खत्म करने की चुनौती दी जाए और टाइमर लगा दिया जाए तो दिमाग भटकता ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन शरीर और दिमाग जल्दी अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसे रिपीटेड बाउट इफेक्ट कहते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर का 1% बेहतर होने का सिद्धांत काम आता है। अभ्यास में हमेशा थोड़ा नयापन या चुनौती लानी चाहिए, है ना? एकदम सही। जानबूझकर अपने आराम के दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलना ही लगातार प्रगति का रहस्य है। तो अगर आज के विश्लेषण को समेटें तो हमने सीखा कि नतीजे के बजाय प्रक्रिया से प्यार करना है, किस SS तकनीक से काम को सरल बनाना है, माइंडफुलनेस और DOC यानी डॉक के जरिए वर्तमान में रहना है, और छोटे अभ्यास सत्रों का शेड्यूल बनाना है। हाँ, और ये सिर्फ कोई कौशल सीखने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। इससे तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। और आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। शोध बताते हैं कि मोज़ार्ट जैसे महान संगीतकारों ने भी अपनी पहली महान रचना देने से पहले कम से कम 10 साल तक खामोशी से अभ्यास किया था। इसे 10 years ऑफ साइलेंस कहते हैं। करने का ही दूसरा नाम है। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो अगली बार जब कुछ नया सीखते हुए झल्लाहट हो तो बस एक गहरी सांस लें और अपना अगला छोटा कदम उठाएं। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।